Hello everyone, welcome to biology class of 12th. And in the previous class we had studied about old hypothesis of origin of life, है ना? हमने पिछली क्लास में origin of life से related old hypothesis देखी थी. And today we are going to start modern concept of modern hypothesis related to evolution or origin of life. ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं modern hypothesis, ठीक है, of origin of life. ठीक है, origin of life के हम modern hypothesis देखेंगे. origin of life, ठीक है. अब modern hypothesis क्या है? The most widely accepted theory of modern hypothesis of origin of life is open concept. ठीक है, सबसे जो एक्सेप्टेड जो थ्योरी है मॉडर्न हाइपोथेसिस वो है ओपेनिंग कॉन्सेप्ट. ठीक है, ओपेनिंग कॉन्सेप्ट ये नाम करता है. AI ओपेनिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी को बताया था. लेकिन इससे पहले हेल्डेन करके एक साइंटिस्ट थे. मॉडर्न हाइपोथेसिस वाज फर्स्ट गिवन बाय हेल्डेन करके एक साइंटिस्ट थे. हेल्डेन करके साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले ये मॉडर्न थ्योरी दी थी या मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में बताया था. ठीक है, विच आर सपोर्टेड बाय हाइपोथेसिस, विच आर सपोर्टेड बाय ओपेरी ने सपोर्ट किया इसको. फिर मिलर थे, ठीक है, मिलर यूरे, इन्होंने इसको सपोर्ट किया मॉडर्न हाइपोथेसिस को. और फिर बाद में ओपेरी ने इसको वाइड मतलब एक प्रॉपर कुछ स्टेप के फॉर्म में, कुछ स्टेज के फॉर्म में इसको हमारे सामने लाए और इस थ्योरी को ओपेनिंग कॉन्सेप्ट के नाम से हम आज जानते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं ओपेनिंग कॉन्सेप्ट. ओपेनिंग कॉन्सेप्ट क्या है और क्या बातें इसमें बताई गई थी वो हम देखते हैं. इसमें दो तरह की हम ओरिजिन देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ की, कि एक तो है केमिकल ओरिजिन और एक है फिजिकल ओरिजिन. ठीक, केमिकल ओरिजिन में केमिकल से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे हम. ठीक है, और फिजिकल ओरिजिन में कुछ चीज़ें देखेंगे. जो पहले हम देखते हैं ओपनिंग कॉन्सेप्ट में केमिकल ओरिजिन देखेंगे. ठीक है, काफ़ी बड़ी है, थोड़ा सा शॉर्ट तो करनी पड़ेगा हमको, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा. एक जनरल में आपको बता दूँ ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुई होगी. ठीक है, जनरल आप समझ लीजिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ किस तरह से हुई होगी. देखिए क्या था, एक बिग बैंग कॉन्सेप्ट चलता है यहाँ पे, बिग बैंग. ठीक है, बिग बैंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है पहले इसको आप समझ लीजिए. बिग बैंग कॉन्सेप्ट या बिग बैंग थ्योरी, ये तो आपको मालूम है कि जो अर्लियर जो टाइम था, ठीक है, उस समय टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था. 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. इमेजिन करिए कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में क्या कोई लाइफ सर्वाइव कर सकती नहीं ना, है ना. आज हमारा जैसे सपोज इंदौर का टेम्परेचर 40 या 40 से अबव होता है, हम छटपटाने लग जाते हैं, हमारी हालत ख़राब हो जाती है, बेचैन होने लग जाते हैं. ठीक है, इतनी ज़्यादा गर्मी हम फील करते हैं. सोचिए 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 20 बिलियन ईयर अगो अर्थ वॉज ओरिजिनेटेड. ठीक है, तो अर्थ की ओरिजिन ऐसा माना जाता है 20 बिलियन ईयर पहले हुई थी. और उस समय जो टेम्परेचर था 5000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. ठीक है, और जो पूरा जो एटमॉस्फेयर था वो हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस की तरह था. कैसा था? हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस की तरह था, जिसको नेबुला और फिर बाद में एलम नाम दिया गया. नेबुला, ठीक है, और क्या नाम दिया गया? एलम नाम दिया गया. ठीक, बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे टेम्परेचर थोड़ा सा कूल डाउन हुआ, ठीक है, ये जो हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैसेस का जो पूरा एक वो था, इस तरह का एक हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस थी. ठीक है, कैसे थी? हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस थी ये, इस तरह का पूरा एक एटमॉस्फेयर था उस समय का. और इसमें डिफरेंट टाइप की जो हमारे एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, हीलियम, नियॉन, है ना, सॉरी हीलियम, अपना क्या बोलते हैं, आयरन, मैग्नीशियम, ये सब पूरे एटमॉस्फेयर में थे. और ये एक हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस की तरह से
अब टेम्परेचर हमेशा एक सा तो रहता है नहीं, टेम्परेचर कम भी होता है, कूल डाउन भी होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर कम होता, ठीक है, कुछ कंडीशंस चेंज होती थी और जो एलिमेंट्स थे उनमें कुछ रिएक्शंस होती थी। रिएक्शन होने के बाद कुछ सिंपल कंपाउंड फॉर्म होते थे, ठीक। फिर जब सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए, सिंपल कंपाउंड, मैं आपको एक जनरल थ्योरी बता रहा हूँ। सिंपल कंपाउंड एलिमेंट्स से क्या बने, एलिमेंट से, एलिमेंट के जो एटम रहते हैं वो आप मालूम मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। फिर मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड होते हैं वो सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए, सिंपल से फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म होते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स से मोर कॉम्प्लेक्स, और फिर इस तरह से प्रोटीन, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से फिर अमीनो एसिड से प्रोटीन, फिर न्यूक्लिक एसिड, फिर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके न्यूक्लियर प्रोटीन का फॉर्मेशन किया। और न्यूक्लियर प्रोटीन से कुछ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखी गई और लाइफ की ओरिजिन मानी गई थी। इस तरह से केमिकल ओरिजिन इस तरह से, मतलब क्या पूरा एटमॉस्फेयर पहले जो था वो हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस की तरह था। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, इनमें कुछ रिएक्शंस हुई, कुछ ये मॉलिक्यूल बनाए, कंपाउंड बनाए, सिंपल कंपाउंड, फिर वो सिंपल कंपाउंड की रिएक्शंस हुई और उन सिंपल कंपाउंड के रिएक्शन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, और उन्हीं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना, और उसी प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से क्या हुआ, लाइफ की ओरिजिन मानी जाती है, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, तो आज भी लोग कंफ्यूज हैं कि भाई अंडा पहले आया, कोई बोलता है अंडा पहले आया, तो अंडा या एग आया तो भाई एग किससे आता, मुर्गी से आता है, फिर ठीक है। तो यदि कोई बोलता है कि भाई अंडा पहले आया तो फिर अंडा तो मुर्गी से आता है, और यदि हम बोलते हैं मुर्गी पहले आई तो मुर्गी तो अंडे से डेवलप होती है ना। तो ये काफ़ी कंफ्यूजन करने वाला एक क्वेश्चन बनता है। लेकिन आपको ये मालूम है कि हमारे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब चीज़ें तो थी, हीलियम था। तो ये सब एलिमेंट्स जो थे, आज हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सब एलिमेंट्स होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में आज भी ये एलिमेंट्स हैं, और इन्हीं से ही पूरी लाइफ की ओरिजिन हुई है। पूरी जितनी भी हमारे एटमॉस्फेयर जो चीज़ें हैं, चाहे वो मतलब लिविंग थिंग्स की जो हम बात करते हैं, वो सब इन्हीं से बने हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हम कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, प्रोटीन जानते हैं, फैट्स जानते हैं, तो इनमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स में क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब चीज़ें। क्लोरोप्लास्ट की हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, या साइटोप्लाज्म में क्या है ना, प्रोटोप्लाज्म में क्या है, ये सब इन्हीं एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं। भाई जैसे वाटर है, तो वाटर में क्या है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। मीथेन की हम बात करें तो मीथेन में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन है। अमोनिया की हम बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। कार्बोहाइड्रेट्स, कोई भी कार्बोहाइड्रेट देख लें आप, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन चीज़ें रहती हैं। ये सब एलिमेंट्स से ही सब चीज़ें बनती फॉर्म होती हैं, और ये सब हमारी चीज़ों, हमारी बॉडी में है और दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी में ये बताया गया था, पूरा प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर हॉट बॉइलिंग बॉल ऑफ गैस की तरह थे, और कुछ रिएक्शन होती थी इनमें आपस में, और ये एक क्या हुई, इनमें एक टक्कर हुई, और उस टक्कर से कुछ पार्ट्स ब्रेक हो गए। उनमें से ही हमारे एक अर्थ बनी 20 बिलियन ईयर अगो, और दूसरे प्लैनेट्स वगैरह फॉर्म हुए। अब जब अर्थ फॉर्म हुई तो अर्थ में भी ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और टेम्परेचर पहले 5000 था, और फिर 5000 से ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम हुआ, और फिर इससे हमारी क्या बनी, हमारी अर्थ के साथ में ओशन, सी, रिवर, है ना। और जो जैसे कैल्शियम, फास्फोरस जैसे जो एलिमेंट्स थे, उनके सेडिमेंटेशन से क्या बने, चट्टाने बनी, रॉक बने, है ना। और फिर जो माउंटेन वगैरह जो फॉर्म हुई, ये सब फॉर्म हुए, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको जानना जरूरी है कि भाई अर्थ में टेम्परेचर जब ज़्यादा था तो वाटर कैसे आया होगा, क्योंकि वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा। तो मैंने आपको भी बताया कि टेम्परेचर हमेशा एक सा नहीं रहता है, टेम्परेचर धीरे धीरे कम भी होता है। अच्छा, आपने देखा होगा एक चीज़ कि गर्मी के समय पे, ठीक है, समर डेज में क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। नदियों, तालाबों का पानी जो रहता है, रिवर का, पॉन्ड्स का जो वाटर रहता है, लेक्स का, वो सब इवोपरेट हो जाता है, और इवोपरेट होकर ऊपर चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फिर जब वो कंडेंस होता है, कंडेंस होकर फिर रेन के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है ना। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी छत गर्मी से काफ़ी गर्म हो जाती है ना। हमारी जो रूफ रहती है घर की, वो काफ़ी गर्म हो जाती है, और कई बार हम गर्मियों में ऊपर छत में ही सोते हैं, तो जब सोने जाते हैं तो छत काफ़ी गर्म रहती है, तो क्या करते हैं, पानी डालते हैं, ठीक। अब पानी हम एक बार डालते हैं तो पानी का पता ही नहीं चलता, वेपर के फॉर्म में वो पूरी हीट, मतलब हीट जो रहती है वेपर फॉर्म में रिलीज हो जाती है। फिर हम फिर से पानी डालते हैं, 2-3 बार हमको पानी डालना पड़ता है, और उस पानी को जब छत में बार बार डालते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि छत हमारी ठंडी हो जाती है, और ठंडे फील करने लग जाते हैं।
है ना, आपने नोटिस किया होगा। तो वैसे उस समय का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था, और जो टेम्परेचर ज़्यादा था तो उस टेम्परेचर में क्या होता था, जो वाटर यदि फॉर्म होता भी था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म होता भी था, तो इवोपरेट हो जाता, फिर इवोपरेट होके फिर जब टेम्परेचर कम हुआ फिर वो कंडेंस होकर नीचे आता, ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल बनते, वाटर बॉडी बनती, फिर ये इवोपरेट होकर ऊपर जाता और फिर ये कंडेंस होकर नीचे आ जाता है। तो ये प्रोसेस चलती रही, रिसाइकल होती रही, और तब कहीं जाके हमारे अर्थ सरफेस कूल हुई। मतलब अर्थ सरफेस एकदम से कूल नहीं हुई, काफ़ी टाइम लगा इसको, है ना, कूल होने में। और फिर जब कूल हुई तो धीरे धीरे वाटर बॉडीज स्टोर होने लगे, रिवर, पॉन्ड्स, लेक, ये सब फॉर्म हुआ। पहला जो स्टेप है केमिकल ओरिजिन में, इसमें आपको ये बताना है क्या, ओरिजिन या फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ, ओशन, लेक, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ठीक, माउंटेन, ये सब आपको बताना। तो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया कि इस तरह से जो एलिमेंट्स थे, ये कौन कौन से एलिमेंट्स थे। तो इसमें जो कोर जो फॉर्म हो रहा था, ठीक है, वो किससे फॉर्म हो रहा था, ये फॉर्म हो रहा था Fe, ठीक है, Fe जो थे आयरन, निकिल, इनसे फॉर्म हो रहा था। आउटर क्रस्ट जो थी वो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम से फॉर्म हो रही थी, ठीक है। और एटमॉस्फेयर जो था वो लाइट वेट गैसेज जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इनसे फॉर्म हो रहा था, ठीक है, कार्बन भी थे उसमें। तो इस तरह से ये हमारा पूरा एक अर्थ सरफेस फॉर्म हो रही थी, और प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर इस तरह से तैयार हो गया था। और जैसे ही टेम्परेचर कम होता है, इनकी रिएक्शंस होती है आपस में, और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कंबाइन होकर ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक पहला प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर फॉर्म हुआ। इसके बाद सेकेंड स्टेप आप बता सकते हैं इसमें, सेकेंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड। पहला स्टेप आपने क्या बताया, फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, फिर इसका सेकंड फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कंपाउंड में कार्बन प्लस हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मीथेन बनाते हैं, CH4, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस हाफ O2 मिलके, ठीक है, ये बनाते H2 बनाते। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाते, अमोनिया बनाते। तो इस तरह से सिंपल कंपाउंड मीथेन, वाटर और अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर के फॉर्मेशन के बाद। इसके बाद थर्ड स्टेप में आप देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओशन, है ना। इसमें से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हुआ था पहले, सबसे पहले, और ये ओशन, लेक वगैरह जब सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए, उसके बाद ओशन, लेक, पॉन्ड्स, माउंटेन, ये सब फॉर्म हुए। क्योंकि टेम्परेचर जब कम होगा तभी वाटर बॉडीज रिमेन होंगे, है ना, हमारे अर्थ सरफेस में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या था, थर्ड स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ ओशन। थर्ड स्टेप क्या था, फॉर्मेशन ऑफ ओशन, रिवर, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पॉन्ड्स, माउंटेन, है ना। तो मैंने आपको बताया कि इससे जब वाटर बॉडीज बने तो टेम्परेचर ज़्यादा था, इवोपरेट हो जाता था, इवोपरेट होकर ऊपर जाता, फिर ये कंडेंस होकर नीचे आता है। इस तरह से जैसे मैंने बताया कि वाटर बॉडी से फॉर्म हो गया, ये वाटर बॉडी फॉर्म, अभी वाटर इवोपरेट हो गए, इवोपरेट होकर एटमॉस्फेयर में आ गए। जैसे ही कंडेंस होते हैं ये वाटर के फॉर्म में फिर नीचे आते, फिर ये वाटर बॉडी यहाँ पे फॉर्म हो जाती है। इस तरह से ये ओशन, रिवर, लेक्स, ये सब फॉर्म हो रहे थे। और जो कैल्शियम और फास्फोरस जैसे जो एलिमेंट्स थे वो डिपॉजिट होकर क्या फॉर्म कर रहे थे, तो माउंटेन का फॉर्मेशन कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। आ रहा समझ में आपको। इस तरह से थर्ड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ ओशन, रिवर हो गया। इसके फोर्थ स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब ये जो हमारे मीथेन बन गए थे, वाटर बन गए थे, अमोनिया बन गए थे, ये सब अब रिएक्ट होंगे। इस तरह से रिएक्ट होंगे। आगे देखिए आप, इस तरह से रिएक्ट होंगी कि जैसे NH3, वाटर,
NH3H2 और CH4 ये कंबाइन होके क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे एमिनो एसिड वगैरह बना रहे थे। ठीक है, इससे पहले और भी कुछ सिंपल मतलब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे हुआ, सिंपल कंपाउंड जो फॉर्म हुए थे उन सिंपल कंपाउंड के एसोसिएशन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, ये बन गई फिर NH3 HCl वाटर, ये सब मिलके अब एमिनो एसिड फॉर्म हो गया। तो एमिनो एसिड से क्या फॉर्म होंगे, प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे। एमिनो एसिड से क्या फॉर्म हो जाएंगे, प्रोटीन फॉर्म हो जाएंगे। और प्रोटीन्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसके पहले जब ये सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए थे तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बन गए थे, है ना भाई। जैसे ये CH2 CH2 ये मिलके क्या बना रहे थे, C2H4, है ना, ये बना रहे थे। एसिलिन वगैरह बना रहे थे। कुछ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा था। मोनोसेक्राइड जो थे वो ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड ये फॉर्म कर रहे थे। ठीक है, और इससे से ग्लूकोज मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और एमिनो एसिड जब फॉर्म होते हैं एमिनो एसिड से क्या फॉर्म हो जाएंगे, देखिए आ गया एमिनो एसिड फॉर्म हो गया। अब एमिनो एसिड से प्रोटीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, एमिनो एसिड का फार्मूला एक्चुअल में क्या रहता है, एमिनो एसिड का फार्मूला ये रहता है NH2 एक ये एमिनो एसिड है। इस तरह से और भी एमिनो एसिड NH2 ये क्या है, ये एमिनो एसिड है। ये इस तरह के और एमिनो एसिड मतलब NH2 RCH COH प्लस NH2 RCH COH, ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये एक एमिनो एसिड प्लस ये दूसरा एमिनो एसिड, है ना। मैंने आपको बताया एमिनो एसिड्स कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं, प्रोटीन। ये आपको मालूम है ना। ये क्या बन जाएंगे, आगे प्रोटीन बन जाते हैं। प्रोटीन कैसे फॉर्म होंगे, ये जो एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप है OH, दूसरे एमिनो एसिड का एमिनो से H, ये निकल जाएंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। और क्या फॉर्म हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोटीन NH2, ठीक है, RCH CONH, और फिर इधर क्या बचता है RCH और NH। इस तरह से ये COH ये प्रोटीन तैयार हो जाता है। तो सिंपल कंपाउंड जो फॉर्म हुए थे पहले, जैसे मैंने बताया मीथेन, हाइड्रोजन साइनाइड या दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म हुए, उनसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, एमिनो एसिड बना, एमिनो एसिड से प्रोटीन बन गया। अब प्रोटीन बन गया, अब देखिए आगे प्रोटीन से क्या बनेगा भाई, प्रोटीन से आगे फॉर्म होगा, ये प्रोटीन बना है। अब प्रोटीन जैसे हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, अमोनिया है, मीथेन है, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं प्यूरिन, पायरिमिडीन। ये क्या आपको मालूम है, मालूम होगा बहुत अच्छे से, आपने डेली पढ़ा हुआ है। ये नाइट्रोजन बेसिस है, इस तरह से नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, अब प्रोटीन बन गया है, यहाँ पे प्रोटीन बन गया था, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। मतलब ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिलके क्या बना लेंगे, मतलब ये सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलके न्यूक्लिक एसिड बनाए। और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलके, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन मिलके अगला स्टेप क्या करेंगे, न्यूक्लियर प्रोटीन का। ठीक है, तो अगला फिफ्थ स्टेप जो आप बताएंगे, फिफ्थ स्टेप क्या बताएंगे, फिफ्थ स्टेप आप बताएंगे, फोर्थ स्टेप कॉम्प्लेक्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फिफ्थ स्टेप बताएंगे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि एटमॉस्फेयर में पहले बिल्कुल सिंपल एलिमेंट्स थे पूरे अर्थ सरफेस में, एटमॉस्फेयर में जब टेम्परेचर कम हुआ, कुछ कंडीशंस क्रिएट हुई, तो ये एलिमेंट्स कंबाइन होके मीथेन, वाटर, अमोनिया जैसे कुछ सिंपल कंपाउंड फॉर्म किए। कुछ हाइड्रोकार्बन्स फॉर्म हुए, जैसे कार्बन हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन फॉर्म करते हैं, उन हाइड्रोकार्बन से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, फिर इनके रिएक्शन से
अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड और बने तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन किया इन्होंने। फिर मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ ओरिजिन हुई। भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज़ बनती कैसे बनती, सिंपल चीज़ों से ही बनती। जैसे सपोज एक साइकिल है तो साइकिल है, या गाड़ी है तो गाड़ी कैसे बनी, उसके छोटे छोटे पार्ट से मिलके एक पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। ठीक है, आप मोबाइल कोई ले रहे हैं तो मोबाइल क्या है, कैसे बना, छोटे छोटे पार्ट से मिलके बना। हमारी बॉडी कैसे बनी है, ये सब हमने पढ़ा हुआ, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो लाइफ की ओरिजिन भी कुछ इस तरह से हुई थी, सिंपल एलिमेंट से कॉम्प्लेक्स एलिमेंट, है ना। और हर जितने भी कंपाउंड सब में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब तो होते हैं और इनसे ही सब फॉर्म हो रहे हैं। तो फाइनली फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन कैसे बना है, ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बना है। और जब न्यूक्लियर प्रोटीन बना तो न्यूक्लियर प्रोटीन जो थे ये एक ऐसा पार्ट था पूरे उस समय का जो क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, ग्रोथ कर रहा था, और इसमें लाइफ की कुछ पॉसिबिलिटीज दिख रही थी। ठीक है, तो ये पूरे एटमॉस्फेयर में जितने भी एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने कंज्यूम कर लिया। अब जब कोई नई चीज़ बनती, नई सेल बनती, तो उसको भाई न्यूट्रिशन भी चाहिए। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट यहाँ से हो गई, और न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट जब हुई तो भाई आवश्यकता या आविष्कार की जननी बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। तो जब फूड की रिक्वायरमेंट हुई तो ये सब क्लोरोप्लास्ट और ये सब प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट डेवलप हुए। क्लोरोप्लास्ट में भी क्या रहता है, ये सब रहते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें रहती है ना। और ये सब मिलके क्लोरोप्लास्ट बनाए। और फिर उस समय धीरे धीरे ऐसी कंडीशन, तो यहाँ पे केमिकल ओरिजिन में यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, फिर धीरे धीरे माइक्रोस्फीयर, कोइजरवेट बने। कोइजरवेट से ये जो प्रोटीन्स जो थे वाटर बॉडीज में प्रोटीन्स मिलके कोइजरवेट का फॉर्मेशन किया। फिर ये कोइजरवेट जो बने, ठीक है, इस तरह से कुछ कोइजरवेट बने। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल, आर्ट मॉलिक्यूल जो थे वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके कोलाइडल सिस्टम बनाया, कोइजरवेट बोलते हैं। फिर ये कोइजरवेट ब्रेक हुए। ठीक है, ये क्या बनाए, कोइजरवेट ब्रेक होके कुछ और माइक्रोस्फीयर बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं, और यहाँ से कुछ लाइफ को ओरिजिन दिख रही थी। ठीक है, उसके बाद फिर जब एक ऑर्गेनिज्म लाइक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल तैयार हुए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार हुए, तो फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कुछ लाइफ की पॉसिबिलिटीज दिख रही थी, कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट हो रही थी। तो चूँकि एटमॉस्फेयर में सब चीज़ें फिनिश हो रही थी, जब कोई चीज़ नहीं रहती है, सपोज घर में हम कुछ बनाने की सोचते हैं और वो चीज़ नहीं है घर में, तो फिर क्या करते हैं, जो चीज़ रहेगी घर में या थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची रहेंगी तो उससे हम एक नई चीज़ बना लेते हैं। सपोज कई बार ऐसा होता है कि सब्जियाँ, वेजिटेबल्स जो रहती है हमारे घर में, थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें बची रहती है, तो उनको मिला के अपन मिक्स वेज बना लेते हैं, होता है ऐसा। तो वैसे ही उस समय जो एडवांस में जो भी चीज़ें थी वो कंबाइन करके आपस में कुछ रिएक्शन करने लगे, क्लोरोप्लास्ट। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो थे वो कुछ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उन्होंने शुरू किया। और जब क्लोरोप्लास्ट तैयार हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस शुरू हो गई, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और फिर फोटोसिंथेसिस हुई। पहले बैक्टीरियल ऑटोट्रॉपिक केमो ऑटोट्रॉप चलता था, फिर फोटो ऑटोट्रॉप शुरू हुआ फोटोसिंथेसिस शुरू होने के बाद। और इस तरह से जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने लग गई तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, और ऑक्सीजन के इवॉल्व होने के बाद वो एरोबिक कंडीशंस तैयार हुई, और एरोबिक कंडीशन के बाद फिर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हुई। यहाँ तक आने तक पूरी जो कंडीशन थी, मतलब ये केमिकल के बाद फिजिकल कंडीशन है, और वो सब सिचुएशन जो थी एरोबिक कंडीशन, एरोबिक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ जहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज देखी गई। तो इस तरह से धीरे धीरे लोअर प्लांट, लोअर एनिमल, लोअर ऑर्गेनिज्म, ये प्रोकैरियोटिक सेल, ये सब शुरू हुई। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, फिर यूकैरियोटिक सेल आई थी। ठीक है, तो यहाँ तक आप पहले तैयार करिए आप केमिकल ओरिजिन, और फिर हम लोग कुछ और भी चीज़ें देखेंगे, किस तरह से क्लोरोप्लास्ट तैयार हुआ और न्यूट्रिशन किस तरह से शुरू हुआ। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पहले आए, फिर उससे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए, और किस तरह फाइनली एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ। ठीक है, ये हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थोड़ा सा वैसे तो हो गया है, और आप समझ ही चुके हैं किस तरह से लाइफ की ओरिजिन हुई, सब हो ही गया है। थोड़ा सा और अपन देख लेंगे इसको, यहाँ तक तैयार करिए आप।